नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित इकाई 4 का भाग 6 लेकर आपके समक्ष उपस्थित है। तो इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे मार्क्सवाद के बारे में। तो मार्क्सवाद क्या है और इसके किसने से प्रारंभ किया और हमारे साहित्य में ये किस उपयोगी है, उस सभी के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आपने क्लासेस ज्वाइन नहीं की है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं यूजीसी नेट हिंदी नेम से प्लेलिस्ट होगी और उसमें अभी तक की जो 99 क्लासेस हो चुकी हैं उनके बारे में सारी वीडियो होंगी और उनसे संबंधित अगर पीडीएफ चाहिए है आपको तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप में प्राप्त हो जाएगी। तो आप वहाँ से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं संडे को। तो चलिए शुरुआत करते हैं मार्क्सवाद के बारे में। तो इसका हमारे साहित्य पे किस प्रकार से प्रभाव रहा है सभी कुछ डिस्कस करते हैं पहले, और इनकी क्या क्या रचनाएं रही हैं इनके प्रवर्तक की। तो हिंदी की प्रगतिवादी कविता मार्क्सवाद से प्रभावित थी और साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो मार्क्सवाद का ही साहित्यिक रूप प्रगतिवाद है। तो प्रगतिवाद जब हमने पढ़ा था तो हमने तब भी अध्ययन किया था। तो साम्यवादी विचारधारा का पोषण करने वाली रचनाओं को प्रगतिवादी रचनाएं कहा जाता है। सुमन जी गुड मॉर्निंग। तो साम्यवाद की जो बात करती है, साम्यवादी विचारधारा जो रखते हैं, नीलम जी गुड मॉर्निंग। तो उन रचनाओं को प्रगतिवादी रचनाएं कहा जाता है। वैसे तो मैं सोच रही थी आज तीनों जो मार्क्सवाद है और उसके बाद अस्तित्ववाद और आधुनिकतावाद जो भी है सभी कुछ एक ही साथ कर ले, मनोविश्लेषणवाद, लेकिन ऐसा करने से तीनों टॉपिक एकदम से गड़बड़ हो जाएंगे, एकदम से तीनों का ही मिक्स मैच हो जाएगा, तो वो सही नहीं था। तो इसलिए तीनों को अलग अलग करते हैं, विचारधाराओं को अलग से समझते हैं तो ही ज़्यादा सही रहेगा। तो समझ लेते हैं, एक ही दिन ज़्यादा हो जाएगा कि आज शाम को भी एक क्लास हो जाएगी, एक सुबह हो जाएगी। जो आज सुबह समाप्त हो जाता तो वो 2 क्लास और एक्स्ट्रा हो जाएंगी, बस और कुछ नहीं है। तो समझ लेते हैं बस सही से। तो साम्यवादी विचारधारा का पोषण करने वाली जो रचनाएं हैं उनको प्रगतिवादी रचनाएं कहा जाता है। और प्रगतिवादी विचारधारा का मूल आधार क्या है? मार्क्सवाद या साम्यवाद, यानी मार्क्सवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि जानना हमें इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि इसके विचार क्या थे, क्योंकि हमारे प्रगतिवाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उससे कई बार प्रश्न भी आते हैं। तो मार्क्सवाद के प्रवर्तक रहे हैं कार्ल मार्क्स, और सॉरी यहाँ पे डैश लगाना भूल गई हूँ, तो 1818 से 1883 तक इनका समय था और ये एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। तो ध्यान रखें। और इनकी विचारधारा पर भी साहित्य, मंजरी जी गुड मॉर्निंग। तो इनकी विचारधारा पर एंजल्स की विचारधारा की छाप थी। तो एंजल्स जो थे उनका 1820 से लेकर 1895 तक का समय माना जाता है, तो उनकी काफ़ी छाप रहती थी। और एंजल्स मूलतः राजनीतिक विचारक थे और कार्ल मार्क्स के सिद्धांत निर्माता थे, और एंजल्स उन सिद्धांतों के सर्वाधिक विख्याता और प्रचारक रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स ने जो ये मार्क्सवादी विचारधारा बनाई है या सिद्धांत बनाया है, इसके वो प्रवर्तक रहे हैं एंजल्स। तो हम एक बार रचनाएं देख लेते हैं मार्क्स की, क्योंकि मार्क्स की रचनाएं महत्वपूर्ण है। तो सबसे अधिक अगर कोई महत्वपूर्ण है तो 6 नंबर पे जो दी गई है दास कैपिटल, इससे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि दास कैपिटल किसकी रचना है और इनके समय से आ सकता है कि कार्ल मार्क्स का समय कौन सा है। तो बस ये चीज़ें कुछ याद कर लें, बाकी सारी रचनाएं की जरूरत नहीं है। पोएट्री ऑफ फिलॉसफी ये भी इम्पोर्टेंट है। द कम्युनिटी मैनिफेस्टो, तो द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो ये इनकी कुछ रचनाएं रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है दास कैपिटल और वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, ये 2 ध्यान रखें। तो ये मार्क्स की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो पहले हम इनके बारे में समझ लेते हैं। मार्क्स कौन थे? मार्क्स का जन्म हुआ था 1818 में और मृत्यु हुई थी 1883 में, और ये मार्क्सवाद के प्रवर्तक रहे हैं। और इनकी रचनाएं दास कैपिटल बहुत महत्वपूर्ण है और वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट महत्वपूर्ण है और पोएट्री ऑफ फिलॉसफी महत्वपूर्ण है। तो ये 3 रचनाएं कुछ याद कर ले, दास कैपिटल जरूर याद कर लें, पता भी होगी कई को। तो मार्क्सवादी विचारधारा को 3 प्रकार से बांटा गया है: द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, मूल्य वृद्धि के सिद्धांत और मानव सभ्यता के विकास की व्याख्या। तो हम इन्हीं क्रम में इसको डिस्कस करेंगे। मार्क्सवादी विचारधारा
है क्या। तो सबसे पहले समझते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है। तो मार्क्स के अनुसार जो भौतिक विकास को परिचालित करने वाली प्रवृत्ति होती है उसी को ही द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद कहा जाता है। और द्वंद्वात्मक विकास का अर्थ यही हुआ कि विकास का एक जो द्वंद्व है, मन में संघर्ष जो हो रहा है उसको, यानी दो विरोधी शक्तियों के संघर्ष से जो तीसरी शक्ति उत्पन्न होती है, इसी को द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद कहा गया है। अलग अलग सभी के विचार रहते हैं, तो उसी को ही इन्होंने कहा है। तो यानी भौतिक विकास को परिचालित करने वाली पद्धति का नाम ही द्वंद्व है। और मूल वृद्धि के सिद्धांत की बात करें तो ये मूल वृद्धि जब किसी जो विचारधारा थी उसको आगे ले जाया गया, जो उनको अपने तरह से सभी ने, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातों को रखा इस क्रम में, तो उसी से ही मानव सभ्यता के विकास की एक परिचालन हुआ। वो जो विकास था तीसरी से चौथी संघर्ष करना पड़ा, तो अवस्था में संघर्ष करना पड़ा, तीसरी चौथी वस्तु से संघर्ष करना पड़ा। तो जैसे तीसरी शक्ति का विकास जब हुआ, मानव सभ्यता के विकास की व्याख्या का जब विकास हुआ, तो तीसरी का संघर्ष चौथी से होता गया, चौथी से पांचवी का विकसित होता गया। तो मतलब एक विचार से दूसरा विचार उत्पन्न होता चला गया। तो यही विचारधारा आगे चलती रही, तो नई नई शक्तियाँ उत्पन्न होती गई। तो मार्क्सवाद बस यही है, उनका ये मानना था कि द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद है और किसी अलौकिक सत्ता हो या आत्मा हो या नरक, स्वर्ग नरक, ये सभी चीज़ों को वो नहीं मानते थे। बस उनका मानना था कि जो एक विकास का क्रम है वो एक से दूसरे में परिचालित होता है, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, तो वो क्रम चलता रहता है। भौतिक जगत की जो नई नई शक्तियां हैं उनका विकास होता रहता है। तो बस यही इनका मानना था कि एक चरण से दूसरे चरण में ये ट्रांसफर होती रहती हैं। तो अब देख लेते हैं मूल वृद्धि के सिद्धांत की उन्होंने क्या व्याख्या की है। तो मूल वृद्धि की व्याख्या करते हुए कार्ल मार्क्स में उत्पत्ति के अंग निर्धारित किए हैं कार्ल मार्क्स ने। तो वो कौन कौन से? मूल पदार्थ, स्थूल साधन और श्रमिक का श्रम और मूल वृद्धि। तो इन्होंने इस प्रकार से 4 क्रम में इसको बांटा है। तो मूल पदार्थ क्या है? पूंजीपति जो थे उन्होंने पूंजी के बल पर स्थूल साधन होते थे या मशीनों और उपकरणों का पूर्व सभी पर ही अधिकार जमा लिया था अपने पूंजी के आधार पर। क्या कहा मैं आपने? तो उन्होंने जो भी साधन होते थे, मशीन होते थे, उन पर अपना अधिकार जमा लिया था। तो इसका परिणाम ये हुआ कि मूल पदार्थ से जो उत्पादित वस्तु होती थी, जिसमें श्रमिक का श्रम भी सम्मिलित होता था, वो पूंजीपति को ही लाभ पहुंचाती थी। इससे श्रमिक मूल विरोध क्या है? अच्छा, मार्क्सवाद में क्या, ये मार्क्सवादी विचारधारा ये थी कि जो ये इसमें शोषित वर्ग और दीन, काजल जी गुड मॉर्निंग, शोषित वर्ग जो था उसका विचारधारा उनके ऊपर अध्ययन किया जाता था, उनको ऊपर उठाने की बात की जाती थी मूल रूप से, कि शोषित वर्ग है, वो दीन वर्ग है, उसको ऊपर कैसे लाया जा सके, उनको किस तरह से सबके उनके अंदर जो उन्हें एकदम से हीन माना जा रहा है या नारी का जो बिल्कुल कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसको किस तरह से हम ऊपर उठा के लाएं, उनको किस तरह से आगे बढ़ाएं, उस पर ध्यान दिया जाता था। तो मैंने यहाँ पे आगे एक्सप्लेन की है वो चीज़ें भी। तो पहले हमें समझना है कि इन्होंने मूल पदार्थ कहा है, स्थूल साधन, इनके 4 अंग बताए हैं। तो मूल पदार्थ से वही है कि जब किसी उत्पादित वस्तु जो होती थी, मूल पदार्थ से उत्पादित जो वस्तु होती थी, उसमें श्रमिक का श्रम भी सम्मिलित होता था, लेकिन वो केवल लाभ पहुंचाती थी पूंजीपतियों को, क्योंकि पूंजीपति उसमें अपनी पूंजी लगाते थे, अपना जो धन लगाते थे, और धन से उन्होंने जो मशीन उपकरण मंगाई थी तो उन पर उनका अधिकार था। तो वो ये सोचते थे सिर्फ जो ये सभी कुछ जो मूल पदार्थ हैं, जो भी उनसे जो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, वो सब सिर्फ मेरी ही है, उन पर मेरा ही अधिकार है। तो ये जो उत्पादित वस्तु होती थी उसमें श्रमिकों का श्रम सम्मिलित होता था, लेकिन वो श्रमिक पूंजीपतियों को ही लाभ पहुंचाते थे। तो इस तरह से पूंजीपतियों द्वारा इनका लाभ, वो जो श्रमिक होते थे उनका शोषण किया गया। तो इसलिए ये मूल पदार्थ एक पहली उत्पत्ति है। और दूसरी स्थूल साधन है। तो पूंजीपति
इस पूंजी के बल पर श्रमिकों का शोषण जब करते थे तो उन्होंने उस वर्ग को भी दो भागों में बांटा, एक तो शोषित वर्ग, दूसरा शोषक वर्ग। तो शोषक वर्ग के अंतर्गत वही आते थे जैसे जमींदार हो गए, पूंजीपति हो गए, मिल मालिक हो गए। तो ये लोग आते थे कि ये किस प्रकार से शोषित वर्ग का शोषण कर रहे हैं। शोषित वर्ग यानी जो मजदूर हो गए, श्रमिक हो गए, किसान, गरीब, तो इनका वो शोषण कर रहे थे। तो मार्क्सवाद इसका विरोध करता है। तो ये श्रमिक का श्रम का हर्ष करते थे बिल्कुल, और उसकी कोई इनके लिए वैल्यू नहीं थी और मूल्य वृद्धि कर रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग अपनी तरह से सभी का शोषण किया, और ना तो वो श्रमिकों को आगे बढ़ने दे रहे थे, ना किसानों को आगे बढ़ने दे रहे थे, बस पूंजीपतियों का ही इस पर आधिपत्य था। तो देख लेते हैं, मजदूर, किसान, गरीब या श्रमिक सभी शोषक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। मार्क्सवाद ने शोषण का विरोध किया है, वे इसे समाप्त करके साम्यवाद स्थापित करना चाहते थे। और मार्क्स दुनिया के सभी मनुष्यों को, चाहे वो किसी भी जात से संबंधित हो, उन सभी को ही दो वर्गों में बांटते थे। दो वर्ग अभी हमने बात की, जो एक तो शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। तो शोषक वर्ग शोषित वर्गों का शोषण करता था, उनकी जो क्षमता होती थी हर तरह से, उसके श्रम का जो मूल्यांकन नहीं करते थे श्रमिक के, और जो मूल पदार्थ से उत्पादित वस्तुएं थी उन पर उनका कोई अधिकार नहीं था, उन मूल्यों में वृद्धि कर दी थी। तो इस तरह से इनको दो वर्गों में बांटा गया है। तो इन्हें दो वर्गों के आधार पर ही हम इन्हें चार प्रकार से और बांटा, चार कालों में कह सकते हैं। दास प्रथा चली, और उसके बाद सामंतवादी प्रथा, फिर पूंजीवादी व्यवस्था, और उसके बाद साम्यवादी व्यवस्था। तो ये चारों व्यवस्था समझ लें, क्योंकि दास प्रथा क्या है, सामंतवादी प्रथा क्या है, पूंजीवादी और साम्यवादी। तो प्रथम युग जो था वो दास प्रथा का युग था, और इस युग में श्रमिक के व्यक्तित्व, उसके श्रम, उत्पत्ति के साधन और उत्पादन सभी पर मालिक का अधिकार होता था और शोषण का अधिकार होता था। तो यही बात थी, जो मूल पदार्थ और स्थूल साधन जो थे, उनके माध्यम से, स्थूल साधनों के माध्यम से जो भी चीजें मूल पदार्थ प्राप्त होते थे, उन पर केवल शोषक वर्ग का ही अधिकार था। तो यही दास प्रथा का युग था, प्रथम युग। तो जिसमें श्रमिकों के व्यक्तित्व पर का कोई अस्तित्व नहीं था, उनको कुछ समझा ही नहीं जाता था। तो दूसरा युग था सामंतवादी युग, जिसमें इस युग में मजदूर के व्यक्तित्व को स्वतंत्रता मिली, परंतु शेष तीनों पर शोषण चलता रहा। तो बाद के जो तीनों थे, यानी स्थूल साधन, श्रमिक का श्रम या मूल वृद्धि, ये तीनों में कभी नहीं आई। बस ये था कि उसका अस्तित्व अलग हो गया, उसको स्वतंत्रता मिल गई मजदूर के व्यक्तित्व को। तो दास प्रथा तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं थी, परंतु इस युग में मजदूर को व्यक्तित्व की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। इस प्रकार एक नई व्यवस्था, पुरानी दास प्रथा जो थी उससे थोड़ी बेहतर हो गई, यानी दासत्व से मुक्ति मिल गई, लेकिन श्रम, साधन और उत्पादन, इन तीनों पर सिर्फ सामंत कहिए, शोषक का ही अधिकार रहा है। तो समझ में आ गया होगा आपको शायद, क्योंकि जो एक हमने स्टार्टिंग से डिस्कस किया है, चार वर्गों में उन्होंने बांटा है। तो वो जैसे मूल पदार्थ, स्थूल साधन, श्रमिक का श्रम और मूल्य वृद्धि, तो वही है कि पहले वर्ग में पहला क्रम स्थिति जो समाप्त हो गई। फिर आगे आया दूसरा युग। दूसरे युग में जो तीन चीजें रह गई थी, फिर उसके बारे में कार्य हुआ। फिर उसके बाद तीसरा युग की बात करें तो पूंजीवादी व्यवस्था का था ये तीसरा युग, और इसमें मजदूर के व्यक्तित्व और उसके श्रम पर मजदूर का ही अधिकार हो गया। तो इसमें उसके व्यक्तित्व और श्रम पर उसका अधिकार हो गया, परंतु शेष दो जो थी, अभी मालिक का ही उस पर अधिकार रहा। यानी यहाँ पर भी उसको श्रम पर मालिक का अधिकार नहीं रहा, पहले व्यक्तित्व पर अधिकार नहीं रहा, लेकिन जो शेष है साधन और उत्पादन कि जो भी साधन है वो भी उस मालिक के ही अंतर्गत आएगा, और उत्पादित जो भी चीज हो रही है वो भी मालिक के ही अंतर्गत आ रही थी। तो इन दोनों पर तब तीसरे युग में भी उनका ही, शोषक वर्ग का ही दायित्व रहा, एक कब्जा कह सकते हैं। फिर जब चौथा युग आया, साम्यवादी व्यवस्था में ही ये संभव हुआ, और इसी को कार्ल मार्क्स लागू करना चाहते थे। तो ये साम्यवादी विचारधारा कौन सी थी?
तो इस व्यवस्था में मजदूरों की सत्ता होती है। इस व्यवस्था में मजदूरों की प्रतिनिधि सरकार द्वारा उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है और प्रत्येक को उनके श्रम के अनुसार, धीरज जी गुड मॉर्निंग, श्रम के अनुरूप फल प्राप्त होता है। तो ये जो भी मजदूर उत्पादित करते थे तो उन पर उनका ही अधिकार हो सकता था। साम्यवादी विचारधारा ये थी कि मार्क्स की मान्यता समझे तो पहले ये है कि प्रथम व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था, दूसरी व्यवस्था से तीसरी व्यवस्था, तीसरी व्यवस्था से चौथी व्यवस्था धीरे धीरे बेहतर होती गई और उनका यही विचारधारा है। यानी मजदूरों को उत्पादन का पूरा लाभ मिल गया और उत्पादन के साधनों पर उनका अधिकार हो गया। तो ये व्यवस्था ऐसे समाज में संभव हो सकती है जहाँ पर मजदूरों का सत्ता पर अधिकार हो, मजदूरों को कम ना आंका जाए। तो ये व्यवस्था जब कार्ल मार्क्स इसके पक्षधर थे तो ये व्यवस्था चौथी व्यवस्था में ही लागू हो सकी, चौथे युग में ही ये लागू हो सकी, जहाँ पर मजदूरों की ही सत्ता थी, मजदूरों की ही बात को आगे रखा जाता था, उनको उनके व्यक्तित्व को आगे रखा जाता था, उनको किसी प्रकार से उनका शोषण नहीं किया जाता था। तो इसी को ही साम्यवादी व्यवस्था कहा जाता है। मार्क्सवाद की यही पहल रही। तो निष्कर्ष हमें यही निकलता है कि मार्क्सवाद का लक्ष्य समाज में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना था। अच्छा, ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी। तो आप इनका नाम जरूर बता दें। तो साम्यवादी व्यवस्था यही थी। तो इस लक्ष्य की अंजलि है, ओके। तो इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक विद्रोह चला, हिंसा हुई, काफ़ी क्रांति हुई। तो इन सभी का परिणाम यही हुआ कि जो शोषक वर्ग था वो बिल्कुल स्वतंत्र हो गया और इस व्यवस्था में मजदूर की प्रतिनिधि सरकार द्वारा उत्पादन के सभी साधनों पर मजदूर अपना नियंत्रण कर सकते थे। प्रत्येक वस्तु जो उनके श्रम से प्राप्त हो रही थी, श्रम का फल था, उन पर उनका अधिकार था मजदूरों का। तो वर्ग भेद जो चल रहा था या शोषण चल रहा था, उस सभी का इसमें अंत हो गया चौथे युग में। तो यही क्रम उन्होंने बताया था। अंजलि है, बिल्कुल ओके, धन्यवाद। तो अगला है, देखते हैं मार्क्सवाद की अब विचार, इनकी मान्यताएं क्या थी, क्योंकि हमें जो चीजें थी वो समझ में आ गया होगा कि चारों युग में क्या था, लेकिन अब हमें ये समझना है मार्क्सवाद की मान्यताएं क्या क्या थी। तो एक तो था धर्म, ईश्वर और परलोक का विरोध करते थे ये, पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा का प्रचार करते थे और शोषित वर्ग की दीनता, निर्धनता का चित्रण करते हुए उनके प्रति सहानुभूति दिखाते थे, नारी का यथार्थ चित्रण करते थे। तो ये कुछ मार्क्सवाद की प्रमुख मान्यताएं रही हैं। इन्हें हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आता है। और साहित्य मूल्यांकन का मापदंड सामाजिक उपयोगिता थी और मार्क्सवादी विचारक साहित्य को पार्टी सिद्धांत के प्रचार का साधन मानते थे और वे कला और साहित्य के उन सब प्रतिमानों के विरोधी थे जो सर्वाहार वर्ग के हितों की रक्षा नहीं करता। यानी सभी वर्गों को वो एक समान नहीं समझता, वो इस चीज को विरोध करते थे और धर्म वगैरह नहीं मानते थे, धर्म, ईश्वर, नरक, इन सभी में विश्वास नहीं करते थे। और वे कला और मार्क्सवादियों की मान्यता यही थी कि मानव के सभी मनोविकार हैं, संवेग और भावनाएं, इन सभी का निर्माण की जो पृष्ठभूमि है उसमें आर्थिक तत्व भी सम्मिलित रहते हैं, इनका ऐसा मानना था। तो मार्क्सवाद सौंदर्यवाद का विरोध करता था, आदर्शवाद का विरोध करता था और सिर्फ मानता था तो सिर्फ स्थूल आवश्यकताएं जो होती थी उनको महत्व देता था और इसी का ही विश्व साहित्य पर काफी गंभीर प्रभाव पड़ा है। तो क्या प्रभाव पड़ा है वो भी देख लेते हैं एक बार। वैसे तो हमारे लिए महत्वपूर्ण यही है कि मार्क्सवाद की मान्यताएं कौन कौन सी रही हैं। तो मार्क्सवाद का विश्व साहित्य पर जो प्रभाव पड़ा है वो गंभीर प्रभाव पड़ा। क्रिस्टोफर कॉर्डवेल की कृति थी इल्यूजन एंड रियलिटी, इस पर मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ा था और ये रचना याद रखनी पड़ेगी हमें। माइकल गोल्ड, BL पेरिंगल, लेनिन, जॉर्ज लुकाज, राल्फ फॉक्स और लूना चास्की भी मार्क्सवादी विचारक हैं। तो अगर मार्क्सवादी विचारक, हाँ ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनमें से मार्क्सवादी विचारक कौन से हैं, अस्तित्ववादी विचारक कौन से हैं, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कौन कौन से महत्वपूर्ण है और इनका हिंदी में योगदान क्या रहा है। तो सन 1935 के आसपास
भारत में साम्यवादी विचारधारा का आंदोलन प्रारंभ हुआ और पेरिस में 1935 में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का उदय हो चुका था। ये क्वेश्चन आता है। और जिसकी एक शाखा 1936 में भारत में उसका उदय हुआ, भारत में स्थापित हुई, जिसके संस्थापक थे सज्जाद जाहिर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयासों से ही ये स्थापित हुई शाखा, और इसका नाम था प्रगतिशील लेखक संघ। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है, प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक कौन है और इसकी स्थापना कब हुई, तो ये क्वेश्चन याद रखें। और जिसके पहला अधिवेशन हुआ था 1936 में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी प्रेमचंद जी ने। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, कि लोग सोचते हैं कि स्थापना भी प्रेमचंद जी ने ही की है, क्योंकि जब हम क्विज कर रहे थे रिवीजन राउंड में तो कई ने आंसर किया प्रेमचंद। तो अब वो यहाँ पे क्लियर हो जाती है बात, सज्जाद जाहिर ने किया है और डॉक्टर मुल्कराज आनंद ने ही इसमें भारत में स्थापना की है। तो हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी चेतना का सूत्रपात छायावाद की समाप्ति से ही प्रारंभ हो गया था, यानी 1936 से प्रारंभ हुआ। और रूस में प्रतिष्ठापित साम्यवाद और पश्चिम के देशों में फैला हुआ उसका प्रभाव भारतीय बुद्धिजीवियों के लिए प्रेरणा का केंद्र रहा है। तो उसी को आधार बनाकर भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। और गांधी जी का आंदोलन जो था उसने भी देश में कई नवयुवकों को, गरम दल के लोगों को भी, वो जो कुछ जो नवयुवक थे उनको नहीं बाहर, तो उस समय दो प्रकार से बट गया था, गरम दल नरम दल में। तो जो गरम दल के लोग थे उनको समझ में नहीं आई थी गांधीवादी विचारधारा, उनको उससे वो सहमत नहीं थे, और राजनीतिक दास्ता पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही थी, तो जिसके विरोध में असंतोष था। और जन सामान्य गरीबी, ऐसी चापमान से त्रस्त कथा और कम्युनिज्म के सिद्धांतों ने भारतीय बुद्धिजीवियों काफी प्रभावित होते थे। तो बस यही मार्क्सवाद था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, कि मूल रूप से वो विचार करते थे कि सभी जो गरीब हैं उनको भी आधार बनाकर रचनाएं लिखी जाने लगे, शोषक वर्ग है उसको पिछड़ा न समझा जाए। तो जब वो चीज़ें, ये विचारधारा जब साहित्य में आ गई तो बस उसी आधार पर रचनाएं लिखी जाने लगी। तो यही प्रगतिवादी विचारधारा है और मार्क्सवादी विचारधारा है। तो प्रगतिवादी साहित्य में ने शोषण का विरोध किया है, किसान मजदूर के संघर्ष को बल प्रदान किया है, शोषक स्वार्थी स्वकेंद्रित जर्जर व्यवस्था की विसंगतियों पर प्रगतिवाद ने कसकर प्रहार किए। और हिंदी के प्रगतिशील लेखकों में आते हैं नागार्जुन, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन, दिनकर निराला, बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है आज, तो ये सभी के नाम आते हैं। निराला और पंत की कई रचनाएं प्रगतिवादी तत्व उसमें उपलब्ध थे, जिसमें विसंगतियों पर विचार किया गया। जो पुराने जो मजदूरों को पीछे समझा जाता था, तो मजदूरों के संघर्ष को बल दिया गया, यही उनके प्रगतिवादी तत्व रहे हैं। इन तत्व से संबंधित बस यही है कि शोषण वर्ग का उन्होंने वर्णन किया है अपनी रचनाओं में। तो रांगे, राघव, यशपाल, राहुल शंकर त्यायन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त और अमृत राय के नाम प्रगतिवादी साहित्यकारों के रूप में लिए जाते हैं। उनकी सभी रचनाएं जो हैं वो मार्क्सवाद से प्रभावित मानी जाती हैं। तो बस मार्क्सवाद की जो विचारधारा बस यही है, जो किसानों के प्रति जो शोषण किया जा रहा है, किसानों का, मजदूरों का, उसका ये विरोध करते हैं, मजदूरों के संघर्ष को बल प्रदान करते हैं, और जो स्वार्थी और जर्जर व्यवस्था है, विसंगतियां हैं, उसका मना करते हैं, उसका विरोध करते हैं। तो उन्हीं को आधार बनाकर अपनी रचनाओं में जब वो इस तरीके की रचना लिखते हैं जिसके द्वारा शोषण वर्ग का विरोध कर रहे हैं, तो वो प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित रचनाएं मानी जाती हैं। तो बस यही हमारा टॉपिक था छोटा सा। हमें इसमें से सिर्फ ध्यान रखना है कि मार्क्सवादी विचारधारा की जो मैंने हमें बात की थी, ये आपको ध्यान रखनी है। मान्यताएं कौन कौन सी थी? धर्म, ईश्वर और परलोक का विरोध, पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा का प्रचार, नारी का यथार्थ चित्रण और शोषक वर्ग की दीनता निर्धनता का चित्रण, उसके प्रति सहानुभूति। तो ये सभी विशेषताएं हमें ध्यान रखनी है क्या है। बाकी जो उनका चारों युग थे वो डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। और आज का वीडियो हमारा संबंधित था मार्क्सवाद से।
तो वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमसे अन्य माध्यमों पर भी जुड़ सकते हैं। मैजिकल स्टडी ग्रुप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो ग्रुप मिल जाएगा, मैजिकल स्टडी सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। या फिर यहाँ से आपको जब PDF प्राप्त हो जाती है, चाहे आप व्हाट्सएप पे हैं तो आपको PDF प्राप्त हो तो आप डायरेक्ट क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह की क्लास में मुझे थोड़ा सा हेल्थ इशू रहता है, तो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम, उतने अच्छे से क्लास नहीं शायद हो पाती हो। बाकी कोशिश तो मैंने की है आपको कुछ सारा समझ में आ सके।